तीसरा सर्वाधिक बड़ा जनसंख्या वाला देश है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। पांचवा है ब्राजील। छठा है पाकिस्तान। सातवां है बांग्लादेश। आठवां है नाइजीरिया। और नौवां रूस। और 10वां है मेक्सिको। हालांकि मैंने कल भी लिखवा दिया था, विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश क्रमानुसार कम से कम 5 के नाम ध्यान होने चाहिए। सबसे बड़ा देश है चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, छठा पाकिस्तान, सातवां बांग्लादेश, आठवां नाइजीरिया, नौवां रूस और 10वां मेक्सिको। इस तरह से ये 10 देशों के नाम है। विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा देश है जनसंख्या वाला। अब देखिए भारत की तुलना करें तो भारत विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। और बात करें चीन से, तुलना करें तो चीन से काफी क्षेत्रफल में बात करें तो क्षेत्रफल में चीन काफी बड़ा है भारत से। चीन और भारत की जनसंख्या, चीन की जनसंख्या लगभग 132 करोड़ और भारत की 121 करोड़ है, तो ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन क्षेत्रफल की बात करें तो चीन में जनसंख्या की समस्या नहीं है। चीन में जनसंख्या का औसत घनत्व तो लगभग 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, भारत में 382 है। तो जनसंख्या घनत्व भारत में ज्यादा है। क्षेत्रफल 32 लाख है, चीन का जो क्षेत्रफल है 96 लाख है। भारत के क्षेत्रफल का 3 गुना बड़ा देश है चीन, इसलिए वहां जनसंख्या की समस्या नहीं है। हमारी जनसंख्या 121 करोड़ है और निरंतर बढ़ रही है। जनसंख्या की समस्या पैदा होने वाली हमारे यहाँ, चीन में समस्या पैदा नहीं होती। इस तरह से तीसरा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, लगभग 30-35 करोड़ जनसंख्या है और इस तरह से क्षेत्रफल भी भारत से लगभग 3 गुना है। यहाँ समस्याएं नहीं है। तो ये 10 देशों के नाम मैंने आपको बताए हैं, जिनके आप याद रखें। और ये जनसंख्या की वितरण का ही टॉपिक है। अभी मैंने आपको महाद्वीपों के नाम बताए हैं जनसंख्या की दृष्टि से। अब मैं महाद्वीपों के नाम फिर बता रहा हूँ, 7 ही महाद्वीपों के नाम। 7 महाद्वीपों के नाम क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार के 7 बड़े महाद्वीप, उनका क्रम बदल जाएगा। जैसे क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा एशिया नंबर 1, दूसरा इसमें अफ्रीका भी आएगा। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, दूसरा अफ्रीका, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा उत्तर अमेरिका और चौथा हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। पांचवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा बड़ा महाद्वीप होगा यूरोप। यूरोप। और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया भी कहते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों ही क्रम मैंने महाद्वीपों में बताए हैं। विश्व का सर्वाधिक बड़ा महाद्वीप एशिया सबसे बड़ा, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिण अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपों के नाम अगर ध्यान नहीं है किसी को तो नोट कर लें, दोनों ही दृष्टि से, क्योंकि गूगल पढ़ रहे हैं
12th क्लास में, और किसी भी तरह से क्रम पूछा जा सकता है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से। और देशों के नाम मैंने आपको बताए थे, विश्व के 10 लगातार सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से कम 5 नाम आपको स्पेशल ध्यान रखने हैं। जनसंख्या के कुछ आंकड़े हैं, विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी है, क्योंकि समय समय पर बदलती है और विश्व की ऑथेंटिक गणनाएं पूरे विश्व की एक साथ हो भी नहीं पाती है। इसलिए जो आंकड़े हैं 2001 में जो यूएसए करवाता है जनसंख्या विभाग, ये 2001 में विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या 613.7 करोड़ थी। 613.7 करोड़। जबकि यही बात करें 2013 में विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ है, 14 करोड़ थी। जबकि वर्तमान 2021 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े हैं ये, के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 787 करोड़ हो चुकी है। 8 करोड़ के लगभग, 8 अरब के लगभग ये जनसंख्या बढ़ी पहुंच चुकी है। कुछ ये भी आंकड़े हैं जनसंख्या के, और इन्हें भी आप थोड़ा ध्यान रखें। तो एक आधा आंकड़ा किताब से लिया है, जिसे किताब में दे रखा है 2013 में, और आया हुआ है परीक्षा 2013 में विश्व की कुल जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार कितनी थी? 714 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट। तो जनसंख्या का वितरण हमने देखा है, जनसंख्या का विश्व में असमान वितरण है। जनसंख्या का असमान वितरण है तो कैसे कैसे है? समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई से ऊपर 80% लोग भी नीचे रहते हैं, बाकी के ऊंचाइयों पर कम रहते हैं। समुद्र के किनारे पे ज्यादा लोग रहते हैं, अंदर की ओर कम रहते हैं। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा रहते हैं, दक्षिण गोलार्ध में कम रहते हैं। एशिया और यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या का जमावड़ा ज्यादा है, ये बातें कर चुके हैं। महाद्वीप के अनुसार जनसंख्या का विवरण हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट का, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष ध्यान से समझें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो भी ऐसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को मैं यहाँ एक चार्ट बना के समझा देता हूँ, और इस चार्ट को आप डिटेल से किताब में पढ़ सकते हैं, दे रखा है, मैं आपको केवल समझा देता हूँ। बात यह है कि जनसंख्या का वितरण यानी कि फैलाव, जनसंख्या कहाँ कम होगी और कहाँ ज्यादा होगी, लोग कहाँ ज्यादा निवास करेंगे और लोग कहाँ कम निवास करेंगे, कुछ फैक्टर है, कुछ कारक हैं जो इस बात को प्रभावित करते हैं कि जनसंख्या कम ज्यादा कहाँ कहाँ होगी। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में हम इसको अलग अलग दृष्टि से, पहला है अपना भौगोलिक कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रथम कारक जो है भौगोलिक कारक है, दूसरे कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक और तीसरे कारक हैं सामाजिक या धार्मिक। सामाजिक व पब्लिक, धार्मिक कारक, और चौथे कारक है राजनीतिक कारक।
विषय को ध्यान से समझे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम बना के बता रहा हूँ, परीक्षा में आ जाए किसी तरह डायग्राम बनाए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें से पहला कारक है भौगोलिक कारक, दूसरे हैं आर्थिक कारक, तीसरे हैं सामाजिक और धार्मिक कारक, चौथे हैं राजनीतिक कारक। तात्पर्य यह है कि जनसंख्या कम ज्यादा निवास करती है विश्व के सभी कोनों में, सभी जगहों पर एक जैसे एक समान जनसंख्या नहीं रहती है, उनको ये कारक प्रभावित करते हैं। कहीं न कहीं यही कारक उनमें जिम्मेदार है। भौगोलिक कारकों की बात करें तो भौगोलिक कारकों में जो पहला कारक है जल की उपलब्धता। ध्यान से समझे विषय को। जल की उपलब्धता, उपलब्धता, जल की उपलब्धता। जल उपलब्धता का मतलब ये है, सिंपल सी बात है, मनुष्य की दैनिक क्रियाओं के लिए या यूं कहे कि जीवन यापन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। और जहाँ पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो वहां पर जनसंख्या आराम से रहती है, जीवन यापन करती है और अपेक्षाकृत ज्यादा लोग निवास करते हैं। जबकि जहाँ पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है वहां कम लोग रहते हैं। जैसे मरुस्थलों में जनसंख्या विरल होती है, कम होती है। जबकि गंगा यमुना के मैदान में, नदी घाटी वाले क्षेत्रों में प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है, शुरू से अधिकांश लोग रहे हैं और आज भी वहां ज्यादा लोग रहते हैं। कारण क्या है? जल की उपलब्धता। यानी कि भौगोलिक कारकों में हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, और प्रभावित करने वाले कारकों में पहला ही कारक अपना है जल की उपलब्धता। दूसरा कारक है इसमें अपना, दूसरा है भू आकृति। सीधा सा है, भू आकृति का मतलब जमीन का आकार। भू दृश्य, भू आकार जो हमने पढ़ा है पिछले साल, जमीन का आकार कैसा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत है, गहरी गहरी खाइयां हैं, घाटियां हैं, नदियां हैं, ऊंचे नीचे पहाड़ पर्वत पठारी क्षेत्र है, दुर्लभ दुर्गम्य क्षेत्र है, आसानी से वहां आ जा नहीं सकते हैं। बहुत ऊंचे पर्वत है तो वहां कोई नहीं रहता, हिमालय जैसे पर्वतों की चोटियों पे कोई निवास नहीं करता है। और समतल धरातल है, आसानी से अच्छी मृदा उपलब्ध है, समतल धरातल है, आसानी से पानी उपलब्ध है, तो वहां अधिकांश लोग रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि वहां की भू आकृति कैसी है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में। भू आकृति यानी कि जमीन का आकार। समतल धरातल, सीधा सा समतल धरातल है तो अधिक लोग रहेंगे, उबड़ खाबड़ है, ऊंचा है तो कम लोग रहेंगे। तीसरा है वहां की जलवायु। जलवायु, अब जलवायु में क्या क्या आता है? जलवायु में आता है उस स्थान का तापमान, उस स्थान में वर्षा की मात्रा, उस स्थान में वायुदाब, पवने, ये जलवायु में आते हैं। कहीं न कहीं ये तत्व भी जनसंख्या के निवास के लिए जिम्मेदार है, जनसंख्या वितरण के लिए जिम्मेदार है। तापमान बहुत उच्च होगा, 45-50 डिग्री 55 डिग्री तापमान होगा तो वहां कोई नहीं रहेगा। और हमेशा तापमान शून्य से नीचे होगा तब भी वहां जनसंख्या कम रहती है। मैं पढ़ता हूँ जलवायु वाला तो जलवायु में तापमान, वर्षा की मात्रा और पवने ये सब आता है, एक ही साथ आते हैं। तापमान उच्च होगा तो भी कम लोग रहेंगे, तापमान अति निम्न होगा तो भी कम लोग रहेंगे, मध्यम ताप वाली दशाओं में रहेंगे। वर्षा बहुत ज्यादा होती है, पूरे साल भर वर्षा अति उच्च होती है, अनाप बाढ़ें आती है, खूब सारा बारिश होता है, बाढ़ आती है, पानी बहता रहता है, तो वहां भी कम लोग रहते हैं। और अति न्यून वर्षा होती है, वर्षा नहीं होती है तो भी लोग नहीं रहते हैं। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में हवाओं की मात्रा भी देखी जाती है, ठंडी पवने, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, या इसके अलावा तेज आंधियां, ये भी आप वर्षा या जनसंख्या वितरण को, निवास को प्रभावित करते हैं। तो समझ में आ रहा होगा, टॉपिक को ध्यान से समझे, विषय ज्यादा कठिन नहीं, समझने लायक है। तो भौगोलिक कारकों में, और भौगोलिक कारकों में अंतिम कारक है मृदा, मिट्टी, मृदा। प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन यापन का साधन कृषि कार्य रहा है, और कृषि कार्य के लिए उत्तम प्रकार की जो काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। और ये नदी घाटी के क्षेत्रों में मिलती है, जहाँ अच्छी प्रकार की उपजाऊ मृदाएं हैं, समतल धरातल है, वहाँ लोग अधिक रहते हैं। अनुपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र में लोग कम रहते हैं। ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला मेन कारक है। ठीक है, नेक्स्ट आर्थिक कारक में, आर्थिक कारक में देख लीजिए आप दो चार कारक इसके भी हैं। आर्थिक कारक में सबसे पहला है खनिज। नंबर 1 इसमें आएगा खनिज। आर्थिक कारक में अर्थव्यवस्था से संबंधित, कमाने से संबंधित। तो खनिज का मतलब ये है, खनिज क्या है? जमीन से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ।
जो पदार्थ जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। सिंपल सी बात है, खनिज भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार। जनसंख्या ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, खनिजों की उपलब्ध। अभी आप देख रहे हैं बाड़मेर में या रेगिस्तान में रोहतक में पेट्रोलियम भंडार मिलने लगे हैं, तो जनसंख्या की वृद्धि दर जो प्रतिशत है वो बढ़ती जा रही। बाहर के लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, वहाँ का जो आंकड़ा जनसंख्या का वितरण है धीरे धीरे जनसंख्या का जो घनत्व है बढ़ता जा रहा है। झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में जंगलों में खनिज की मात्रा ज्यादा है, वहाँ कृषि कार्य नहीं है और सुविधाएं नहीं है, पानी की उपलब्धता नहीं है, फिर भी खनिज होने के कारण वहां लोग ज्यादा निवास कर सकते हैं। तो खनिज है तो किसी स्थान पर जनसंख्या का वितरण या की दबाव बढ़ सकता है, और खनिज भी नहीं है, पानी भी नहीं है और सुविधा भी नहीं है, तो वहां कोई निवास नहीं करेगा। इसके अलावा दूसरा आर्थिक कारकों में आएगा उद्योग। औद्योगिक विकास, औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास जिसे कह सकते हैं, जहाँ कई बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग एक जगह विद्यमान है, वहां जनसंख्या अपने आप रोजगार की तलाश में बढ़ जाएगी। जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर सकता है। उद्योग अगर है तो जनसंख्या अधिक होगी, उद्योग नहीं है, इतना ही लिखना है। उद्योग है तो जनसंख्या अपने आप बढ़ जाएगी, और औद्योगिक क्षेत्र नहीं है तो वहां जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा इसमें हो सकता है परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध है तो जनसंख्या की मात्रा ज्यादा होगी। परिवहन के साधन दूर दूर तक नहीं मिलते, आने जाने के साधन नहीं है, तो कोई निवास नहीं करता है। व्यापारिक गतिविधियां अच्छी होती है तो व्यापार के मामलों में जनसंख्या आसानी से बढ़ेगी। और नगरीकरण, जहाँ नगरों का विस्तार होता है वहां तो जनसंख्या अपने आप ही बढ़ जाती है। नगर जैसे जैसे बढ़ते हैं, नगरों में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, नगरीकरण से मतलब ये है कि वे सभी प्रकार की सुविधाएं नगर में मिलती है, लोग अपने आप उन सुविधाओं को उपभोग करने के लिए नगरों में आ जाते हैं। और नगरीकरण नहीं है तो जनसंख्या का सुविधाएं मतलब यह है कि सुविधाओं से है, नगरीकरण मतलब शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से है। और ऐसी सुविधाएं जहाँ जहाँ मिलती है वहाँ धीरे धीरे लोग आस पास से आकर बस जाते हैं और क्षेत्र बड़ा हो जाता है, इसे हम नगर कहते हैं। सामाजिक और धार्मिक कारण में जाति प्रथा जो हमारे समाज में प्राचीन काल से देख रहे हैं, कई जगह गांव जो होते हैं, गांव रानियां अपनी अपनी जाति के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो एक ही जाति के लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं, तो पूरे गांव में अलग जाति के लिए एक अकेला घर अलग जाति का है तो वो छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा। इस तरह से ये भी एक जिम्मेदार होता है। तो जातियों के कारण धर्म के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म है और अपने धर्म के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा जाति, समाज, धर्म हो गया, और सामाजिक शांति हो सकता है, सुरक्षा हो सकता है, धर्म समाज में कितनी शांति व्याप्त है, इस प्रकार की चीजें भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर सकती है। और राजनीतिक कारकों में जानते हैं, राजनीतिक कारकों में होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा तो यह है कि ऐसा देश जहाँ पर शांति नहीं है, रोज दंगे होते रहते हैं, युद्ध होते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, सरकार की कानून की कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, चोरी डकैती हैं, ऐसे समाज में ऐसी जगह कोई नहीं रहता। तो आसानी से व्यक्ति कहाँ रहेगा, वहाँ शांति होनी चाहिए। और शांति कौन व्यवस्था स्थापित करती है? शांति स्थापित करने के लिए क्या बनाती है सरकार? जहाँ कानून प्रभावी हो, जहाँ शांति बनी रहती है समाज में, वहां पर अधिकांश लोग रहते हैं। और जहाँ शांति नहीं है, कानून नहीं है, लोग कानूनों को नहीं मानते हैं, अशांति से रहते हैं, रोज लड़ाई झगड़े दंगे चोरी फसाद होता है, तो वहां भी कम लोग निवास करते हैं। आगे है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में राजनीतिक कारकों में शांति और कानून व्यवस्था। दूसरा कारक है सुरक्षा, सिक्योरिटी, लोगों को सुरक्षित रखना। ठीक है, सरकार कितनी सक्षम है, क्योंकि सब काम सरकार ही करती है, सुरक्षा देना। ठीक है ना, बॉर्डर पर सैनिक रखना, लोगों को सुरक्षा करना, चोरी डकैती से रक्षा करना, मारकाट से रक्षा करना। तो इन सभी प्रकार की सुरक्षाओं का काम सरकार का है। और जिस सरकार की राज्य में सुरक्षा अच्छी है वहां लोग रहना पसंद करते हैं। जहाँ सुरक्षा ही नहीं है, तानाशाह है, मनमर्जी से हो रहा है, लूट मार
सकते हैं, चोरी डकैती, तो ऐसे समाज में रहना कोई पसंद नहीं करता है। और तीसरा है लोक कल्याणकारी सरकार। लोक कल्याणकारी सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार ऐसी सरकार जो अपने नागरिकों का अधिक से अधिक कल्याण करना चाहती है, वहाँ नागरिक जो है स्वेच्छा से आसानी से रहेंगे, अधिक रहेंगे। और सरकार ने कभी लोगों का ही पता नहीं किया है, टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है, लूटमार करती जा रही है, सरकार लोगों से ले ही ले रही है, दे कुछ नहीं रही है। तो सरकारी विद्यालय, अस्पताल है और टैक्स मनमाने बढ़ा दिए है। ऐसे देश में, ऐसी स्थानों पर, ऐसे समाज में, ऐसी जगहों पर कोई रहना पसंद नहीं करेगा। तो कहने का मतलब अपना टॉपिक क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक एक बार और दोहरा लीजिए। भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारकों में जल उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मिट्टी, कहीं न कहीं सारे कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारकों में खनिज, उद्योग, परिवहन, व्यापार, नगरीकरण, ये आर्थिक कारक है जो जनसंख्या को कम ज्यादा करने में जिम्मेदार है। जनसंख्या कहाँ कम होगी और कहाँ ज्यादा होगी, कहीं न कहीं ये भी जिम्मेदार है। सामाजिक धार्मिक कारकों में जाति, धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाज, परंपराएं, ये भी आता है इसमें। रीति रिवाज भी आ सकता है। रीति रिवाज कैसे आ सकता है समझते थोड़ा सा, क्योंकि कई समाजों में कठोर नियम और ऐसी प्रथाएं होती हैं जहाँ लोग पसंद नहीं करते हैं। कठोर एक इस तरह से दकियानुसी प्रथाएं हैं कि आपको समाज में रहना है तो ये मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कठोर परंपराओं वाले समाज में भी लोग कम रहना पसंद करते हैं। और इस तरह से सामाजिक और धार्मिक कारक आते हैं। और अगर इसमें कोई धार्मिक स्थल है, इसमें वो भी आ सकता है धार्मिक स्थल। अगर किसी धर्म का, महान धर्म का उदय हुआ है, जैसे मक्का मदीना है, जैसे अयोध्या है, मथुरा है, ये इन नगरों का विकास, यहाँ लोग ज्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि धर्म से जुड़े हुए नगर हैं और धर्म की वजह से यहाँ पर जनसंख्या का जमाव ज्यादा हो गया है। तो धार्मिक उद्भव की वजह से भी, धार्मिक विकास की वजह से भी यहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं। राजनीतिक कारकों में शांति, सुरक्षा, लोक कल्याणकारी सरकार, ये चीजें राजनीतिक कारकों में। तो बच्चों ध्यान दें, हमने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने विश्व में जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि। जनसंख्या का 3 टॉपिक है स्टार्ट में, वितरण, घनत्व और वृद्धि। वितरण में जनसंख्या के फैलाव को पढ़ते हैं, ध्यान दें, वापस समझा रहा हूँ थोड़ा हल्का सा 2 मिनट। वितरण में जनसंख्या का फैलाव पढ़ते हैं और फैलाव पढ़ रहे हैं विश्व का। विश्व में कैसे पढ़ेंगे फैलाव को, महाद्वीपों में बांटकर। अब मैंने अभी आपको सारणी बनवाई थी थोड़ी देर पहले कि प्रत्येक महाद्वीप में कितनी कितनी जनसंख्या है और कितने कितने प्रतिशत जनसंख्या। सबसे पहली बात तो वह है। फिर इसके बाद आता है देश में। विश्व में देश वाइज जनसंख्या सभी देशों की तो रख नहीं सकते हैं, लेकिन लगभग लगातार शुरुआत से लेकर 10 देशों की तो आपको ध्यान रखनी है। और इस तरह से जनसंख्या का वितरण को पढ़ते हुए हम आगे बढ़े हैं। और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कहाँ जनसंख्या ज्यादा होगी, कहाँ कम होगी, ये डायग्राम है। बड़ा क्वेश्चन आता है, निबंधात्मक क्वेश्चन, और ये आपको निबंधात्मक के रूप में लिखना है इस तरह डायग्राम बना के। नेक्स्ट वीडियो में, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जनसंख्या का घनत्व। ओके, ठीक है।